हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरव्यूज विद रूपम में। और यहाँ पे मैं हर बार किसी ना किसी एक अपने गेस्ट को बुलाती हूँ और उनसे हम बातचीत करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो जो लिखते हैं उसके बारे में, क्या उनका अब तक का सफ़र रहा उसके बारे में। तो इस बार हमारे साथ है बहुत ही खूबसूरत राइटर जो रूह से लिखते हैं। इन्होंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी रूह सादिक किया हुआ है। सो प्लीज वेलकम तायकुम सादिक। हाय कैसे रूपम। हैं सादिक जी? हाय, बिल्कुल कैसे हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं। अरे मैं भी बहुत बेहतरीन। कैसा रहा आपका लॉकडाउन? कैसा रहा? आपने कैसे अपना वक्त काटा लॉकडाउन में? लॉकडाउन तो काफी बिजी रहा, क्योंकि मैं 1 करोड़ गजलें लिख दी होंगी तुमने तो। नहीं नहीं, उल्टा लॉकडाउन में काफी मुश्किल रहा लिखना, क्योंकि वक्त नहीं मिलता था। मैं रोजी रोटी के लिए हेल्थ केयर से रिलेटेड काम करता था, तो लॉकडाउन के अरे। वक्त मुझे ज्यादा करना पड़ता था। तो हम्म। वो एक चीज थी, तो वक्त ज्यादातर उसमें निकल जाता था, लेकिन एक्सपीरियंसेस काफी मिले, जिससे हम नई जितनी पोएट्री लिख सकते थे, नए जितने पर्सपेक्टिव्स देख सकते थे, वो कुछ ज्यादा इम्प्रूव ऑन हुआ। तो वो एक अच्छी चीज थी लॉकडाउन में। अरे बहुत। और हार्दिक, पहले ना मैं तुम्हें एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो तुम लिखते हो, तुम्हारी गज़लें, कविताएँ, या तुम ना टू लाइनर्स भी अगर डालते हो तो वो किस तरीके का इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम लोग सारे के सारे, मैं और मेरे कुछ दोस्त सब राइटर्स ही हैं, ठीक है? हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे हॉस्कास में कहीं पे, और सादिक ने फेसबुक पे कुछ पोस्ट डाला है, ठीक है? तो वो सब पढ़ रहे हैं, यार ये सादिक इतना बढ़िया क्यों लिख रहा है। और फिर मैं कह रही रुको, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मैं सादिक की एक एक लाइन पढ़ के सुना रही हूँ, वहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन हम सादिक के शेर पे झूम रहे हैं। तो ये तुम्हारी राइटिंग करती है सादिक लोगों के बहुत साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों करते हो तुम ऐसा? इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। तो मुझे अब भी रियलाइज नहीं होता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फैंटास्टिकल बात है कि आपका शेर अच्छा लग गया लोगों को, या आपने जो लिखा वो पसंद आ गया है लोगों को। तो अभी भी मुझे वो काफी ऐसे एक छलावा सा, एक भ्रम सा लगता है। तुम्हें पता है वो बगदाद अभी भी मेरे कानों में बज रहा है। वही मतलब, अब वो मैं जैसे मेरे जितने दोस्त भी पूछते हैं, तो मुझे यही लगता है कि क्या पता ये शायद फ्लूक हो, या फिर वो 3-4 बार हो जाता है। फिर मुझे किसी एक शेर पे ऐसा हो जाता है ना, जब बहुत सारे अलग अलग मुख्तलिफ लोग रिएक्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, चलो शायद ये शेर अच्छा हो गया है। इस पे 2-3 लोगों ने रिएक्शन नहीं, काफी लोगों ने रिएक्शन। और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा फेवरेट है? मतलब हर किसी के अपने काम में हम बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपना काम सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होता है। लेकिन उसमें फिर भी कुछ ऐसा होता है कि नहीं, ये तो शायद ये मेरा अपने काम में सबसे ज़्यादा फेवरेट है, कोई चीज़ जिसे लिख के बहुत खुशी होती है। हाँ, कुछ शेर होते हैं ऐसे, वो फेवरेट इसलिए नहीं होते कि वो बहुत अच्छे शेर हैं। मेरे लिए वो हुँ। शेर मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट था उस शेर। वो बिल्कुल कोई वहां पे सुनाओ? कोई जैसे एक शेर है कि हम के एक नादान बच्चे की तरह मेले में हैं। हम के एक हम बच्चे नादान की बच्चे की तरह। तरह मेले में हैं। मुस्कुराकर हाथ जो भी थाम ले महरम लगे। ये 2-4 लोग दिख गए मुझे इसमें। तो ये मुझे लगता है कि मैंने बहुत ऑनेस्टी से लिखा है, तो मुझे काफी पसंद है ये शेर। कि मुझे लगता है ये क्योंकि बहुत लोगों बेहतरीन। को भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे एक्सेप्टेबल होगा ये कहना। हाँ, महरम मिल ही जाती है। हाँ, तो उस सेंस में कह रहा था। और इसकी ख़ास बात ये है, ये मैं पहले पिछले इंटरव्यूज़ में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब आप इस तरीके के शेर लिखते हो ना, तो हर मैं हो जाता है और हर वो उसका वो हो जाता है। मतलब हाँ हर हाँ। कोई अपने आप को वहाँ रख लेता है। इसमें बहुत मज़ा है। तो मुझे कुछ शेरों में तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज अब जैसे आप अगर मैं एक ऐसा शेर है जो बहुत सिंपलिस्टिक है, मेरा अपना नहीं है, लेकिन मुझे हुँ, हुँ, लगता हुँ। है कि वो शेर यूनिवर्सल इसलिए है
कि हर जनरेशन, हर कल्चर, हर एज, हर रिलेशनशिप में वो शेर बैठ जाता है। वो जॉन साहब का शेर है जो कि यूं जो अरे तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। तो अब आप इसको कितने तरीकों से देख सकते हैं। कोई खुदा की तरफ देख रहा है, कोई अपने मरे हुए, कोई उसका माँ बाप की, माँ बाप हाँ। की तरफ, कोई किसी की बीवी की डेथ हो गई है, किसी के बच्चे नहीं उनके पास। आप कितने तरीकों से देख सकते हो शेर, और ये कल्चर्स को भी जॉन तो ट्रांसेंड करता है। जॉन के ऊपर तो भी रिसेंटली मेरी बात हो रही थी, तो मतलब शायर बहुत लगे लेकिन जॉन ऐसा कभी नहीं लगता। जॉन तो सिचुएशन में आके लगता है भाई, सिचुएशन, वही एग्जैक्ट जॉन सिचुएशन में। जॉन का वही है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन थॉट इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप एक शख्स उसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स चाहिए जॉन को समझने। अरे सिचुएशन में आके आप जॉन पढ़ लेते हो, फिर आपको उस वक्त उतना नहीं लगेगा, लेकिन किसी एक सिचुएशन में शेर जिंदा हो जाएगा, क्यों शिट, हाँ ये बिल्कुल क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जॉन के साथ यही काम है। जॉन बहुत रैंडम टाइम्स पे और रैंडम सिचुएशंस में आपके आके हिट करता है। आपका ये राइटिंग का सफर, ये सब कैसे शुरू हुआ, बचपन से या कैसे? एक्चुअली क्या इंसोम्निया था हम्म एज अ चाइल्ड, सो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी। तो मैं पढ़ता बहुत था। तो मैंने हुआ कि अगर जब मैंने पोइट्री पढ़ना शुरू किया, तो मेरे मेरे दादू ने मुझे चीजें समझाई, वो मेरे को सिखाया करते थे, वो मेरे को बताया करते थे। तो मैं हम्म बचपन से ये सीख गया कि अगर एक एक पोइट जो होता है वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से पोइट नहीं बन सकता। हम्म। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे अपने एक्सपीरियंसेस समझने हैं तो मुझे किसी और के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को भी समझना पड़ेगा। तो करेक्ट। उस वजह से मैंने पहले रीडिंग शुरू की कि एंड नॉट जस्ट पोएट्री, चाहे वो ड्रामा हो, नॉवेल्स हो, जनरल नॉलेज की किताबें हो, ताकि मुझे आइडिया आए कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है, वो चीजें, ताकि मैं अपने इसमें, जैसे आप वो बगदाद वाला शेर कह हाँ रहे थे, वो हाँ बिना हिस्ट्री की जानकारी के आपको हाँ, बगदाद समझ नहीं नहीं लिख, आएगा हाँ। कि वो बगदाद क्यों लिखा हुआ है वहां पे। तो वो एक बेसिक हिस्ट्री की नॉलेज आपको चाहिए ताकि आप वैसा काफिया वहां बिठा सको उस शेर में। तो मुझे तो मेरा वहीं से शुरुआत हुई उस चीज की कि एक मैं बार वो बगदाद वाला शेर सुना दो ताकि लोगों को रेफरेंस मिल जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो शेर कुछ यूं है कि यहाँ पर जुल्म भी है, इश्क भी है एक पैकर में। यहाँ पर जुल्म भी है, इश्क भी है एक पैकर में। तेरे माथे के बीचों बीच हम बगदाद रखेंगे। अरे अरे अरे, और ये मैं क्यों क्यों करते हो आप, ये क्यों लिख रहे हो आप ये सब? मेरे क्यों का जवाब दो पहले। हाँ, मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला क्यों का, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों तो मैं कैसे ये बहुत ही हाँ जी। अनआंसरेबल क्वेश्चन। तो आप बचपन में बहुत पढ़ रहे थे तो बहुत आप। बहुत ज्यादा पढ़ता था मैं। कुछ ज्यादा ही मैंने अपना टाइम, स्कूल की पढ़ाई तो इतनी करता नहीं था मैं, बाकी पढ़ाई मैंने बहुत की। तो मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती थी, पर नीडेड वाली नहीं होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो देना है वो नहीं है, उसके आसपास का सब कुछ है मेरे पास। तो वहां से शुरुआत की। फिर 13-14 साल की उम्र में मैंने पहली बार लिखना शुरू किया। मैंने पेपर पेन उठाया। मैंने सोचा कि अब जो मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं 7-8 साल की उम्र से पढ़ना शुरू किया था मैंने किताबें, तो मुझे लगा अब मैं कुछ अटेम्प्ट करता हूँ, कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो वहां से 1 लाइन, 2 लाइन, 10 लाइन, 5 लाइन, डिपेंड्स, और रैंडम। मुझे कोई गजल की नॉलेज नहीं, कोई बहर की नॉलेज नहीं, कुछ नहीं पता वो नज्म तो क्या बहुत होती लोगों है। को अभी भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो मुझे वो कोई आइडिया नहीं मुझे। मैं बस सुनता बहुत था गजलें, बहुत ज्यादा गजलें सुनता था। और जो जगजीत सिंह साहब की और गुलाम अली साहब की गजलें आती थी, मैं सुनता बहुत था। तो मुझे, और एक और चीज जिसने मेरी लैंग्वेज में मुझे हेल्प की, वो रिलीजन था। क्योंकि मैं बचपन बहुत छोटा था जब मुझे मदरसे में डाला गया था। तो वहां पर अरे बिकॉज ऑफ दी उर्दू बुक्स, मेरा रिलीजन की तरफ एज अ फैक्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन काफी ज्यादा वो आया कि मेरे को पढ़ना था, मुझे जानना था रिलीजन में क्या है क्या नहीं, कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या किया, वो सारा इंफॉर्मेशन। एंड उसके साथ साथ मुझे वोकैबुलरी सीखने मिल रही थी। तो बाय द बिकॉज एज, पढ़ तो आप वही रहे हो, हाँ, क्लासिक ही पढ़ रहे तो हो। क्लासिक ही रहा था मैं। तो मुझे, और प्लस रिलीजियस बुक से आपको है ना एक रिदम की समझ आती है, बिकॉज दे आर वेरी, मतलब आप रिलीजियस किताबों को उनके आइडियाज पे क्रिटिसाइज कर सकते हो, उनके लिटरेचर पे नहीं।
They are flawless अरे pieces of उनका literature. रिदम राइम, It's flawless pieces of literature. तो मुझे उससे सीखने बहुत मिला कि ये इस तरीके से क्यों बोला गया, इन दो राइमिंग वर्ड्स को क्यों साथ में लिया गया, इसको ऐसे क्यों लिया गया, इसको इसके बाद क्यों लिया जा रहा है। तो इसीलिए मुझे राइम का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से ग्रैस्प कर पाया मैं बिकॉज ऑफ दैट। और फिर धीरे धीरे 16-17 की एज में मुझे पता पड़ा कि अच्छा गजल का स्ट्रक्चर होता है, गजल ऐसे नहीं लिखी जा सकती। फिर मैंने करीबन मुझे लगे 2 से 3 साल बहर सीखने में। और इस तरीके से मुझे सीखना था कि मेरे पास एक साइड में नोट पैड ना हो कि मैं हर बार लिख के नोट कंपेयर कर रहा हूँ कि बहर में बैठ रहा है कि मैं इस तरीके मतलब से ये पूरा मैथ्स की तरह है कि जैसे आप प्रॉब्लम अपने दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे ये चाहिए था कि अगर मैं गजल बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई रास्ते पर, बहर को पकड़ ले। मुझे अपने आप को ट्रेन करना था उस तरीके से। तो उसमें और टाइम लगा, आप मान लीजिए 20-21 साल तक। फाइनली मैं उस लेवल पे आया कि जहाँ कोई अगर मुझे शेर सुनाता तो मैं सुनते ही पता कर सकता था कि ये बहर में है या नहीं। करेक्ट, बेसिक लेवल पे। तो मुझे मतलब ये 16-17 साल में ये हो चुका था कि नहीं 20 साल की एज तक मेरा ये हो चुका था कि मैं खाली इन माय माइंड मैं बहर पकड़ लेता, ये बहर मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उस सेंस में। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे पास स्ट्रक्चर है, अब मुझे कंसंट्रेट करना है क्राफ्ट पे कि इसको हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो आप मान लीजिए 20 से 22 साल की उम्र तक, जितनी 23 साल की उम्र तक मैंने जितनी गजलें लिखी है, वो गजलें मेरे को याद भी नहीं, मैंने कहाँ उनको फेंका मुझे पता भी नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ मेरा प्रैक्टिस पीरियड था। शायद उसमें से कोई अच्छा शेर होगा, उस वक्त भी मेरा कोई अच्छा थॉट आया होगा, बट आई डोंट रिमेम्बर। वो सब लॉस्ट टू टाइम है एक तरीके से। लेकिन मुझे ये समझ आया कि मुझे क्या लिखना है, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे मोल्ड करना है और मुझे नया क्या करना है। उसके बाद मैंने क्लासेस शुरू की, फिर मैं प्रॉपर लेक्चर सुनने लगा, मैंने क्लासेस अटेंड करना शुरू की कैसे लिखते हैं, और आज तक करता हूँ मैं। एवरी वीक एटलीस्ट 3 to 4 क्लासेस मैं यूट्यूब पे या कहीं पे देखता रहता हूँ, या किसी की स्पीच सुन ली ऑन पोएट्री राइटिंग, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, नॉट जस्ट उर्दू। मैंने रशियन पोएट्री की भी वर्कशॉप्स देखी है, मैंने आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है? In terms of conversation, I can speak 8 languages. Which are English, Hindi, Gujarati, Marathi, Mewari, Farsi, Urdu, and a little bit of French. Oh my god. So you read in all these languages या कैसे आप? नहीं, I read जैसे फ्रेंच थोड़ा मुश्किल होता है पोएट्री का, बिकॉज मेरी फ्लुएंसी नहीं है, मैंने कॉलेज में सीखी थी और फिर थोड़ा सा वो आप एक शब्द का मतलब निकालते हो कि हाँ इसका तो अगर इफ आई एम टॉकिंग टू समवन, मैं अगर फ्रांस जाके बात करूंगा तो मैं बात कर पाऊंगा उससे। लेकिन ऐसे में से पोएट्री नहीं पढ़ी जाती अभी तक, मेरा वो प्रोफिशिएंसी नहीं है ये। लेकिन बाकी जबानों में मैं पोएट्री पढ़ लेता हूँ, गुजराती में पोएट्री पढ़ता हूँ, मराठी में पढ़ता हूँ, फारसी में पढ़ता हूँ, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तो है ही। तो और मुझे काफी पसंद आता है गुजराती पोएट्री और मराठी पोएट्री, वन ऑफ माय फेवरेट्स। अगर उर्दू के बाद अगर मेरे को कोई लैंग्वेज पोएट्री इंडिया में पसंद है तो वो मराठी है। आफ्टर उर्दू इट्स मराठी पोएट्री। यार आपने मुझे इंट्रीग कर दिया है मराठी के लिए कि मतलब ऐसा क्या लिखा हुआ है, कैसे सीख सकते हैं, कैसे कोई भी लैंग्वेज सीखने का अगर मैं पूछूंगी क्या प्रोसेस है या कितना टाइम कमिटमेंट चाहिए होता है? अब जैसे जितनी ये वाली लैंग्वेजेस है ना, गुजराती, मराठी, जो देवनागरी लैंग्वेजेस है, ये मेरे ख्याल में काफी आसान होता है सीखना, बिकॉज कुछ वर्ड्स तो वही हैं, बस उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट। आपको जो मेन सीखना है वो उस लैंग्वेज का ग्रामर है। जैसे अगर मैं हिंदी में कहता हूँ तुम्हें, तो मैं मराठी में कहूंगा तुम्हाला, तो वो तुम्हा तो वही है, तो ला ऐड करने का सीखना है आपको कि भाई अच्छा मेरे को तुम्हें बोलना है हिंदी में, मराठी में बोलूंगा तुम्हाला, और गुजराती में आ जाऊंगा तो तमे केम छो, तमे आ जाएगा। तो वो एक ट्रांजिशन आपको, और मैं तो खैर मैंने सीखी नहीं है, मैं इन जगहों पे रहा हूँ, तो मैं पला बड़ा बॉम्बे में, तो मुझे मराठी आ गई। फिर मेरी पूरे कॉलेज लाइफ गुजरात में बीती है, तो मुझे गुजराती आ गई। अच्छा, आपने इन सब सिटीज में क्या सीखा? अब चलो लैंग्वेज से थोड़ा हट के जाते हैं आपके पर्सनल लाइफ की तरफ, कि आपने बोला कि आप मुंबई में भी रहे हो, गुजरात में, तो हर सिटी की
2 प्लस पॉइंट्स एंड 2 नेगेटिव पॉइंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। बॉम्बे के 2 प्लस पॉइंट्स वुड बी या 1 कोई के शेर भी आप बता सकते हो जो आपको उस हाँ जगह से याद आता हो। बॉम्बे का मुझे लगता है ना, बॉम्बे इज अ सिटी जो आपको सिखाती है। इट्स जस्ट लाइक अ गुरु। आप यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम दैट सिटी जो आपको कोई सिटी नहीं सिखा सकती दुनिया में। आई डोंट थिंक देयर इज एनी बेटर टीचर इन टर्म्स ऑफ अ सिटी देन बॉम्बे। और दूसरी एक चीज जो बॉम्बे की मुझे पसंद है ना, वो है उसका पेस। लोगों को खलता है, मुझे पसंद आता है बिकॉज फास्ट पेस। फास्ट पेस्ड है। बिकॉज आपके पास, आप अगर सोचना चाह रहे हो तो आप सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे सोच सकते हो। कम्युनिटी लेवल पे बॉम्बे में सोचने का वक्त नहीं है लोगों के पास। सोचिए। हाँ। आप अगर 10 जने बैठे हो, 10 लोग साथ में कहीं गए हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 50% बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे। सब अपने काम के लिए जल्दी निकल जाएंगे। तो वो एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है ना, कि बिकॉज ऑफ द सिटी बीइंग सो फास्ट, आपके पास मी टाइम बहुत होता है बॉम्बे में, कि आप एंड खुद यू आर अकेले मोर मेडिटेट नहीं कर कंसर्न सकते। टुवर्ड्स योरसेल्फ। राइट। तो वो एक चीज लगती है। और बॉम्बे की जो मुझे आज के, मतलब अगर बॉम्बे की जो एक फ्लॉ भी है और प्लस पॉइंट भी है, वो ये है कि उसका जो एक मेल्टिंग पॉट है ना, वो इतने कल्चर्स का, तो वो बॉम्बे का कहीं ना कहीं फ्लॉ भी है। बिकॉज वो मेल्टिंग पॉट में क्या, इंसान अपना कल्चर भूल जाता है, अपनी लैंग्वेज, अपना सब बिल्कुल, भूल जाता है। सब वहीं के बन जाते हैं। हाँ। तो वो एक मुझे फ्लॉ लगता है कि एक होलिस्टिक लेवल पे हार्मनी है कि इतने रिलीजन्स, इतने कल्चर्स एक साथ रह रहे हैं, लेकिन वो इसीलिए रह पा रहे क्योंकि वो अपना कल्चर भूल चुके हैं। भूल चुके हैं। अगर वो अपना कल्चर भूलते ना, तो शायद ये हार्मनी पॉसिबल नहीं। तो वो एक बॉम्बे का बिल्कुल फ्लॉ बिल्कुल। लगता है। दूसरी सिटी जिसमें मैं रहा वो बड़ौदा थी। एंड बड़ौदा को आई विल क्रेडिट एज द सिटी वेयर which gave me poetry ओह in a माय way गॉड। that agar it was Baroda where I got the courage to like speak up and recite my poems to people, where I met people who encouraged me कि नहीं, जाओ बोलो, बात करो, बताओ अपनी poems। आपको पहली मोहब्बत भी वहीं पर हुई? नहीं। तो अच्छा, मुंबई थोड़ा, में हो चुकी है। हाँ हाँ। तो खैर, बड़ौदा में ये हुआ कि एक तो सुनने वाले, बड़ौदा बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट कल्चर ना, मुझे लगता है इट्स द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या? बड़ौदा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज द सिटी इज सो आर्टिस्टिक इन इट्स वे, कि आप अगर 15 लोगों के सामने कोई पोएम पढ़ रहे हो, तो जैसे अगर मैं यहाँ पढ़ूंगा या बॉम्बे में पढ़ूंगा, तो 15 में से 10 उठ के चले जाएंगे अगर उनको पता पड़ेगा कि सामने वाला परफॉर्मर एक पोएट है, बिकॉज दे नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बड़ौदा में अगर करेक्ट। 15 लोग बैठे हैं और आप पोएम पढ़ोगे, तो आफ्टर 10 मिनट्स दिल बी 25 पीपल देयर। ओह माय, दैट्स सो नाइस। So because it's not because they understand your poem, it's just because they respect art. They like art. So वाओ। if someone is coming up to speak, and so that is why no matter मैं कौन से part of बड़ौदा में रहा, किन के साथ रहा, कौन मेरे दोस्त थे, everyone has always been encouraging of poetry, of my poetry. So it करेक्ट। kind of gave me that courage कि मैं और लिखूं, और लिखने के साथ साथ मैं लोगों को सुनाऊं भी। और अनलेस आप सुनाते नहीं हो ना, तो आपको वो आगे लिखने की इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, क्योंकि देखो ये तो अल्टीमेटली बहुत सच है, वो वैलिडेशन तो चाहिए तालियां आपको। जब, हाँ। हाँ। तो क्योंकि अगर मैं 5 गजलें लिखता हूँ और सुना भी लेता हूँ और कोई मेरे को वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता, तो मेरे अंदर मुझे लगता है कि यार आई हैव लॉस्ट इट, अब शायद मैं नहीं लिख क्यों? पाऊंगा छठी हाँ। का। हाँ। तो वो छठी गजल आएगी ही नहीं। करेक्ट। तो वो एक चीज बड़ौदा ने बहुत हेल्प की मेरी। और दूसरी चीज जो बड़ौदा का सबसे बड़ा फ्लॉ है, वो तो इट्स इन गुजरात। तो मुझे लगता है बड़ौदा अगर गुजरात के बाहर होता, तो इट वुड हैव बीन लाइक इक्वल टू लाइक दिल्ली बॉम्बे एनी डे। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं जानता, नहीं मैं नहीं जानता। जानता। तो वही एक फ्लॉ है बड़ौदा का कि वो गुजरात में है। और कोई फ्लॉ तो मुझे लगता नहीं है बड़ौदा की सिटी का कोई है। एंड ड्राई स्टेट है, मतलब ड्राई है, वो भी गुजरात में होने की वजह से। तो वो हाँ भी एक हाँ, मुझे वही फ्लॉ ना, ऐसे लगता है। दस्तूर को नहीं जानता, नहीं मैं नहीं जानता। मानता। तो वो एक चीज है बस। फिर दिल्ली, दिल्ली भी तो आए हैं आप। दिल्ली, दिल्ली तो मैं काफी फैसिनेट होके आया था, बिकॉज मेरे लिए मेरे लिए दिल्ली वाज नॉट अ सिटी। दिल्ली वाज नॉट, सो आई वाज अ चाइल्ड, सो आई लाइक्ड हिस्ट्री अ लॉट, मिथ्स अ लॉट, माइथोलॉजी, और ये मुझे आज भी बहुत पसंद है।
तो मेरे लिए दिल्ली वाज नॉट कि मेरे फ्रेंड्स रहते हैं या कैपिटल है या ये कोई भी मेट्रो है ये है वो। दिल्ली वाज फॉर मी वाज निजामुद्दीन, वाज खुसरो, वाज गालिब, वाज मीर। अरे It fascinated me that way कि यार ये तो the first thing I did, मैं दिल्ली उतर के सबसे पहले निजामुद्दीन की दरगाह गया, बिकॉज मुझे अरे खुसरो की बहुत कब्र देखनी थी, मुझे खुसरो की कब्र देखनी थी। एंड खुसरो की कब्र इसलिए बिकॉज खुसरो, मैं बोल रहा हूँ आज मैं अगर अपने आप को उर्दू शायर कहता हूँ तो वो इसलिए क्योंकि हजरत अमीर खुसरो ने वो हिम्मत जुटाई कि वो ब्रिजभाषी और फारसी को मिक्स करके एक जबान बनाए। अगर अरे खुसरो उर्दू बनाते ही नहीं तो ये कौन, फैज, मीर, गालिब कोई ना होता, कोई कुछ नहीं होता। कोई नहीं होता। अगर खुसरो ने उस वक्त निजाम के बल बल जाइए। अगर खुसरो ने उस वक्त उन दो जबानों को एक साथ नहीं किया होता तो कोई भी ना होता आज। तो मुझे इसीलिए लगा था कि आई इवन दो मीर तक ही मीर खुदाए सुखन है इन टर्म्स ऑफ उर्दू बनने के बाद, पर मुझे लगता है कि खुसरो इज द गॉड, उसी ने जिसने जबान को पैदा किया वही तो हुआ खुदा उस जबान का, वही खुदा हुआ। हाँ, तो मेरे लिए वो था। और इसीलिए मुझे दिल्ली काफी फैसिनेट की कि यार ये शहर है जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, जहाँ पे आपको लोग मिलेंगे जो अब सिर्फ सुनेंगे नहीं आपकी शायरी, मतलब आपके सुनने पे एंकरेज नहीं, समझ के एंकरेज करेंगे, समझने पे। तो नाउ अब बड़ौदा वो शहर था जब लोग आपको सुन रहे थे, अब दिल्ली वो शहर है जहाँ सुन भी रहे हैं जब और आप समझ रहे हैं कि आप क्या लिख रहे हो और किस पॉइंट पे आप लिख रहे हो, आपकी वक्त कितनी है उस लाइन में, आपकी वक्त कितनी है आप कितना जा सकते हो या कितना आपका स्कोप है। तो वो एक चीज थी जो लर्निंग थी, प्लस मुझे पता था कि मुझसे कई ज्यादा बेहतर और बड़े लोग दिल्ली में बैठे जिनसे मैं सीख सकता हूँ। तो कल को अगर मुझे कोई ऐसा शायर मिलता है जिससे मैं सीख सकता हूँ, या सीख तो मैं सभी से लेता हूँ, बुरे शायरों से भी सीखना होता है, क्योंकि ये एक मुझे कि क्या नहीं करना वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मेरे दादू मुझे एक बचपन में कहा करते थे कि अगर शैतान भी अच्छी बात सिखाए तो आप सीख लो, कौन सिखा रहा है वो मैटर नहीं करता है, बात सही है कि गलत है वो मैटर करता है। तो मैंने कहा सीखने तो काफी मिलेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छे शायर होंगे उससे डबल तो बुरे शायर होंगे दिल्ली में, तो मुझे सीखने तो वो मिल ही जाएगा। और आपको मिले भी फिर हर तरीके के शायर। बुरे शायर मुझे फिजिकली, मतलब ऐसे वन फेस टू फेस कभी नहीं मिले, मुझे हमेशा ऑनलाइन मिले, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं ये अगर सामने आ गया मैं इससे मिल लिया और इसने गजल सुनाई, और मैं अब ये एक चीज है मेरी लाइफ में कि मैं झूठ नहीं बोल सकता आर्ट से ऑनेस्ट हो। हाँ, तो अगर आपने मुझे कुछ सुनाया है और आप मेरे कितने ही अच्छे दोस्त हो, अगर मुझे नहीं पसंद आई है तो या तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, और अगर आप फोर्स करोगे क्रिटिसिज्म देने को फिर यू हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म। तो मैं आई कांट लाई कि अरे नहीं, अरे बहुत शानदार है भाई, बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ इसमें दो रीजंस है। एक तो आपने अपने आर्ट के साथ डिसऑनेस्टी की फर्स्ट, और सेकंड आपने उसको एक सामने वाले को एक भ्रम में डाल दिया। अब अगर उसमें पोटेंशियल भी होगा ना ग्रो करने का तो वो नहीं करेगा, क्योंकि आपने घटिया चीज को बेहतर कह दिया, तो अब वो उससे बेहतर कुछ लिखने की कोशिश ही नहीं करेगा। यही बहुत बड़ी, यही मेरा बार है, ये बार सेट कर दिया है, मैं इससे बेटर तो क्या ही लिख सकता। बिल्कुल सादिक, आपसे बहुत लोग डरते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। अपना कुछ भी काम सुनाना होता है ना तो सब लोग ऐसे होते हैं यार सादिक के, मतलब हमें पता है आप चाहे कुछ ना बोलो लेकिन आपके दिमाग में तो चलता रहेगा ना। अब जैसे मैं थोड़ा बहुत ना उसमें एक रिदम पे लिख रही थी, आज ही कुछ लिख रही थी, तो अभी तो खैर वो पकेगा, लेकिन जब मैं लिख रही थी ना तो मुझे खुद लग रहा था यार ये वर्ड इससे बाहर जा रहा है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि आप लोगों को कैसा लगता होगा कि मतलब ये क्या है, इससे ज्यादा ये क्यों है, ये मुझे वो खटकता है मुझे। अगर कोई इंसान चलो एक साउंड का फर्क हो रहा है ना तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन 6-7 बार एक ही शेर में अगर आपका साउंड पूरा मैसअप हो रहा है तो फिर मुझे ऐसे होता है या तो इसको अंदर, या तो नज्म बना दे इसको और खत्म कर बात, मैं सॉर्ट हो जाऊंगा, या तो अगर शेर कह रहा है तो सही से लिख दे भाई प्लीज। आपने नज़्में लिखी है? हाँ, काफी नज़्में लिखी है। जब मैं कुछ चीजें होती है जो मैं शेर में कह नहीं पाता, उसके दो रीजन है। एक, मेरे पास वो वोकैबुलरी नहीं मिलती मुझे, और दूसरा मुझे थॉट तो पूरा बताना है लेकिन फिर बहर भी तो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है।
कि आप 4-5 वर्ड नहीं डाल सकते उसमें, आपको किसी न किसी तरीके से उसको शॉर्टन करना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये मैंने भी रियलाइज किया जो आपने बात बोली कि अब ना मुझे भी वो वाला एक ना एंजाइटी टाइप हो जाती है, जैसे कोई कुछ बोल रहा है और पहले वाले एक सेंटेंस में 10 वर्ड्स है, मेरे को लगता है इसमें कहीं कॉमा, कहीं फुल स्टॉप, इसको नीचे थोड़ा सा नीचे आधा ले आओ, थोड़ा ऊपर ले, मतलब अब ना सुनने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। मतलब इवन दो यू अप्रिशिएट द थॉट, लेकिन आप बैक ऑफ द माइंड आपके वही चल रहा था, नहीं इसमें यहाँ पे कॉमा, ये अगर नीचे कर देते तो यहाँ पे सांस ले ली, यहाँ पे पॉज ले ली। तो जैसे अभी ये गजल का कॉन्सेप्ट है ना, तो गजल में आप कॉमाज नहीं लगा सकते, ठीक है? तो ये पढ़ने वाले पे होता है कि वो लोगों को बताए कि ये कैसे बोला जाएगा, क्योंकि कॉमा आपको वोकेशन में, रेसिटेशन में बताना पड़ेगा, तो वो उसी तरीके से चलेगा। तो अब ये मुझे वापस प्रॉब्लमेटिक लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ 3-4 जगह कॉमा डालना। तो अब मैंने बोला ये तो रुक रुक के पढ़ना पड़ेगा वापस। तो मैंने कहा चलो फिर इसको एक काम करते हैं, अब ये थॉट गजल में तो नहीं सेट हो रहा है, तो मैं इसको इसकी नज्म लिख देता हूँ, क्योंकि और नज्म हमेशा सिंगल थॉट की होती है, आप मल्टीपल थॉट्स की एक नज्म लिख ही नहीं सकते। तो वो एक चीज होती है कि मुझे पता है ये थॉट है, इसके अलावा कोई थॉट है नहीं, तो मैं इसको स्टार्ट से एंड तक एक नज्म में ले लेता हूँ। और ज्यादातर मेरी नज्में छोटी ही होती है, बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने कोई लंबी नज्म, बहुत कम। और फिर लंबी लिखी है तो फिर कोई नज्म सुनाओ। लंबी है। एक नज्म 2 मिनट में एक नज्म मैंने लिखी थी जो मेरी फेवरेट है, जो मैंने सभी को सुनाई है, मतलब जितने भी लोग दोस्त हैं मेरे, उनको सबको नज्म पसंद है। तो मैं वो सुना देता हूँ। इस नज्म का नाम है, ये नज्म मैंने लिखी थी कार्ल सेगन के लिए, वो फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, तो उनके लिए लिखी थी। इस नज्म का नाम है मैं सेगन को पागल समझने लगा। ठीक है। नज्म कुछ ऐसी है कि मैं सेगन को पागल समझने लगा हूँ, वो अंधा मुसाफिर था सैयारों का, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही समझता था दुनिया में कोई भी आलिम नहीं, कि दुनिया के सारे अदीब व मुसन्निफ, ये साइंस दानों के सारे हुजूम किसी अनसुनी सी पहेली के पीछे उलझते रहे। उसे ये भरम था कि आलम ये सारा अजल से ही उसके बदन में रहा है, कि पैदा यहीं पर हुआ था कभी, ये कयामत भी इसकी यहीं पर लिखी है। उसे ये कलक था कि दुनिया के लोगों ने आलम को कितना संजीदा रखा है, ये आलम तो बच्चे की मुस्कान सा है, जो आसान भी है और दुश्वार भी, जो देखो तो लगता है ताबिंदा आंखें, जो समझो तो लगता है अल्लाह यही है। मुझे अब ये लगता है सेगन की दुनिया में लम्हा सदी के बराबर बना, सदी एक लम्हे के पैकर में हायल, ये लम्हा सदी से मिला ही नहीं है, सदी के मुकद्दर में लम्हा नहीं। ये दोनों जमाने के दामन में ऐसे उलझते दिखे हैं, ये कहने की खातिर कि जिंदा है सेगन। पता है मुझे भी कि सेगन की दुनिया मोहब्बत के तारों से रोशन अगर थी, तो ये उसके जज्बे का बस एक हिस्सा नहीं था। ये उल्फत, सबाबा, मोहब्बत, गरामा, ये सारे लुगत से निकलकर सैयारों के हलकों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। वो कहता मोहब्बत भी आलम की मानिंद बेहद पनाहों से आगे निकलकर कहीं पर किसी अनसुने से सितारे की बनकर तजल्ली नजर आ रही। मैं अक्सर उसी एक तारे को छूने की कोशिश में पागल हुआ हूँ, कि शायद कहीं पर वो तारा ज़मीं पर उतर आएगा तो मेरे घर के सारे अंधेरे दिए भी उजालों के किस्से बयां करते करते सवेरे की ठंडक तक जिंदा रहेंगे। सवेरे की ठंडक तक जिंदा रहेंगे। सुना है कि सेगन की आंखों में भी एक सितारा था कायम, जो अक्सर भटकते से कारवां वालों को रास्ता दिखाने की खातिर चमकता बिखरता रहा। ये तारा हजारों बरस की मसाफत से होकर तुम्हारी निगाहों में ताज़ा हुआ। मैं वो ही मुसाफिर जो सेगन की आंखों से गुजरा, तुम्हारी निगाहों में थमसा गया हूँ। तुम्हारी ये आंखें सवालों का जुर्म उठ, जो कौनों मकां से जवाबों का इंसाफ मिन्नत करे है। तुम्हारी ये आंखें भी सेगन की मानिंद आलम के हर एक राज़े निहा से भरी है।
कि जैसे सैयारों की सारी कतारें, ये तरतीबे गेती, ये दरिया का बहना, ये पेड़ों का मौसम के रुख पे बदलना, ये मेहो बर्फ का फलक से बिखरना, ये सूरज पे हर एक धमाके की गर्मी जो प्लूटो की ठंडक को बहला रही है, ये एंड्रोमेडा के सभी फर्दो नौकर जो बिछड़े तो टूटे, जो टूटे तो बिछड़े, तुम्हारी निगाहों में पैदा हुए थे, तुम्हारी निगाहों में रुसवा हुए। तुम्हारी ये लम्हा मगरिब सी आंखें जो सेगन की बातों की तस्दीक करती रही है, मुझे शब के हाथों में गर्क करेगी। मैं अक्सर ये सोचूं कि अब भी फलक पर वो बैठा हुआ है, मुझे तक रहा है कि देखो ये पागल है, सेगन की बातों को सच मानता है। तुम्हारी निगाहों के गोशों में अब भी, तुम्हारी निगाहों के गोशों में अब भी वो सारे हवाले, वो सारी किताबें, वो सारे सबूते दो आलम के पर्चे अपने हाथों में पकड़े, सेगन खड़ा है, मुझे देखता है। मैं तेरी निगाहों को इस बात तस्लीम करके, सेगन की आंखों में आंखें मिलाकर ये लिखने लगा हूँ, मैं सेगन को पागल समझने लगा हूँ, मैं सेगन को पागल समझने लगा हूँ। गूज़बम्प्स की इसकी इमेजरी, मतलब मैं वैसे तो कोई भी नहीं होती, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि मुझे सुनकर कैसा लगा। गूज़बम्प्स, एक तो मुझे वो चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें साइंस और फिक्शन कहीं ना कहीं आके मिल रहा होता है। बिल्कुल इंजीनियर हूँ मैं, तो हाँ, मेरे हाँ, को हाँ। बहुत ऐसा लगता है कि हाँ ये इसने कुछ अलग ही कर दिया है। तो मेरे को वो जैसे इलेक्ट्रॉन्स और ये सारी चीजें ना, वो मुझे ह्यूमंस लगने लग जाते हैं। जैसे आपने वो प्लूटो का रेफरेंस लिया, आपने आँखों का रेफरेंस लिया, पागल समझने लगा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, और जो आपने लम्हे और सदी और इनके साथ जो खेला है, बहुत 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 खूबसूरत, थैंक यू। बहुत खूबसूरत। आप ये निकाल क्यों नहीं रहे हो बाहर? मेरे को इस सवाल का जवाब दो। वही है, कोई जरिया नहीं है फिलहाल मेरे पास। मैं यूजुअल ट्रेडिशनल इवेंट्स में जा नहीं पाता हूँ, और मेरी किस्मत ऐसी रही है कि मैं जिन इवेंट्स में गया हूँ, कुछ को छोड़कर, सारे नहीं कहूँगा मैं, कुछ को छोड़कर, वो ज्यादातर मुझे डिसअपॉइंट किया है उन्होंने। या तो मेरा टाइप का क्राउड, या तो मेरी कोइंसिडेंटली मेरी किस्मत खराब है कि जब मैं चूज करता हूँ किसी मुशायरे में, किसी इवेंट में, किसी पोएट्री रिसाइटल में या ओपन माइक में जाना, तो मेरी किस्मत खराब है कि उसी वक्त ऐसे लोग आते हैं जिनको गजल शायरी समझ नहीं आती। तो मुझे काफी ऑड लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि अब कोई नहीं, जब करेंगे तब करेंगे, कोई मुशायरा आएगा जिसमें मुझे पता है कि जो क्राउड आने वाला है ये समझेगा, सुनेगा और जानेगा, तो मैं जरूर जाऊंगा। तो आप सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इतने सही मौके का, सही इंसान का या सही ग्रुप का जो अच्छी कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा मुशायरा, कोई महफिल ऑर्गेनाइज करे जिसमें आप मुझे ऐसा नहीं है कि जैसे मुशायरा होता है तो 200, 300, 400, 500 लोग, अगर आपके सामने 25 भी ऐसे लोग हैं या 20 भी ऐसे लोग हैं जो आपको समझ सकते हैं, दैट इज ऑल आई नीड। मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता कि बड़ा क्राउड चाहिए या ज्यादा लोग चाहिए। तो अगर 20 या 30 लोग भी समझ सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ, और उसमें से अगर 5 लोग भी घर लेके जाते हैं मेरी शायरी, तो मेरे लिए बहुत है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी यहाँ से जितने भी लोग ये देख रहे हैं सब कुछ, कि सादिक का काम बाहर आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अमेजिंग काम। अब इसकी बात तो कुछ इंसान का, आपको मैं एक और बात बताती हूँ। आपको ना लोग इसलिए भी बुलाने से कतराते हैं कि आप अगर पहले नंबर पे गए तो बाद वाले सारे क्या सुनाएंगे, आप बीच में गए तो पहले वाले भी खत्म, बाद वाले भी खत्म, आप एंड में गए तो पहले वालों का ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं पता नहीं, मैंने अभी तक एक्सपीरियंस तो नहीं किया, तो मुझे ज्यादा इसका आइडिया नहीं है, पर देखेंगे कभी ऐसा होता है तो। मुझे आइडिया नहीं। अरे मैं बता रही हूँ। मैंने और लोगों को भी सुना है जो इतना जिनकी वीडियोस वगैरह भी बाहर है, तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ कि अब मैं कितना भी बोल लूँ कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, लेकिन आप अंदर से झूठ नहीं बोल सकते ना। अब मुझे कोई चीज समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, मुझे पता है कि यार ये 3 डायमेंशन में ये इंसान लिख रहा है, और मैं 1D में लिख के तो नहीं बोल सकती ना कि मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है चीज़ों का। तो हाँ, सब लोग सादिक को बुलाओ, बहुत-बहुत तंग करो। सादिक, अपनी कोई नज़्म या गज़ल आप मुझे देना, मैं ज़रूर वो परफ़ॉर्म करना चाहूँगी। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है, अब गज़ल सुनाओ कोई।
जाने तो हम आपको नहीं दे रहे। ताज़ा गजल कोई है मेरे पास, मुझे याद नहीं है। ये गजल है, ताज़ा ही है एक तरीके से। गजल है कि सुना है शर्म से आदम तुम्हें देखा किया होगा, सुना है शर्म से आदम तुम्हें देखा किया होगा, देखा किया होगा। तुम्हारे सामने शैतान जब सजदा किया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब ये सुना है शर्म से आदम तुम्हें देखा किया होगा, तुम्हारे सामने शैतान जब सजदा किया होगा, बुरा लगता है रुखसत हो गया वो पर खुदा जाने, बुरा लगता है रुखसत हो गया वो पर खुदा जाने कि मुस्तकबिल में शायद ये लगे अच्छा किया होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और ये मेरा पसंदीदा शेर है इस गजल का कि तुम्हारे घर से मेरे घर तलक हैं खून के धब्बे, तुम्हारे घर से मेरे घर तलक हैं मेरे घर खून के, तलक है खून के। तुम्हारे घर से मेरे घर तलक हैं खून के धब्बे, तुम्हारे दर्द ने घर तक मेरा पीछा किया होगा। हो। ये बहुत, ये चिपकने वाला शेर है, ये बहुत अलग, ये बहुत अलग है, बहुत अलग। शेर है कि न जाने कौन चाहता था कि मैं रोता रहूं शब भर, न जाने कौन चाहता था कि मैं रोता रहूं शब भर, न जाने कौन था जिसने तुम्हें रुसवा किया हो। बहुत बहुत बहुत। और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा शेर है कि अरे अभी भी वाह, ये चलो। अभी भी है जमाने में वही असरात दहशत के, अभी भी है हाँ, जमाने में वही असरात दहशत के, कोई पागल ही था जिसने खुदा पैदा किया होगा। अभी भी है जमाने में वही असरात दहशत के, कोई पागल ही जिसने खुदा पैदा किया खुदा होगा। पैदा किया। अरे अरे यार शादी। और मक्ता है गजल का कि मोहब्बत से नवाजा पर खुदा ने खेल खेला है, मोहब्बत से नवाजा पर खुदा ने खेल खेला है, मुझे रांझा किया सादिक तुम्हें लैला किया होगा। बहुत बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। मतलब आप इतना, आपका मीटर इतना टाइट कैसे है? मतलब हाँ, वही मैथ्स कि जितना तुम लिख के करते हो, कैलकुलेट करते हो, वो तो मैं माइंड में ही कर लेती हूँ। नहीं वो बात नहीं है, मैं कई बार लिख भी लेता हूँ, क्योंकि जैसे लंबे पहर होते हैं ना, तो मुझे ऐसा होता है कि नहीं यार थोड़ा सा ये टफ पड़ रहा है, क्योंकि पहला मतला तो आप लिख लेते हो मन में, लेकिन फिर जब दूसरे तीसरे शेर पे आते हो ना, अब आप कैलकुलेशन भूल रहे हो, अब आप वर्ड भी भूल रहे हो, तो नहीं, पहले शेर के बाद रुक जाते हैं। छोटे बहर की गजल होती है तो 4 6 7 शेर तो आपके दिमाग में ऐसे ही फिट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको याद, नंबर ज्यादा याद नहीं रखते हैं, आपको सिर्फ वर्ड्स याद रखते हैं, तो वो 5 6 शेर तो आप फिट हो जाते हैं, फिर घर पहुंच के आपने पेपर पेन निकाल के फटाफट लिख लिए। लेकिन लंबे बहर की होती है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं जितना जल्दी पेपर पेन के पास पहुंच सकूं, क्योंकि अब ये थॉट नहीं जाने आप चाहिए। फोन में नहीं लिखते? फोन में भी लिख कि देता हूँ, लेकिन वही है, फोन में थोड़ा सा मेरे को नहीं अच्छा लगता है, तो मतलब जब पेपर तक, पेन से वो। हाँ जब तक जरूरी ना हो कि मेरे पास अब पेपर पेन भी मुश्किल है और मैं कहीं जा भी नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं तब फोन में लिख लेता हूँ, बाकी मैं पेपर पेन से ही मेरी डायरी में ही। अरे वाह सादिक, आप नए लोगों को जो अभी लिख रहे हैं या लिखना चाह रहे, नए पुराने तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो लोग लिखना चाह रहे हैं, या आप उन्हें अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए मैं खुद तो अभी ऑन द वे हूँ, मतलब मेरी जर्नी शुरुआत हुई हाँ है, हाँ। तो पर द थिंग इज कि अगर मैं जिस एज से मैंने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, अगर मैं उस टाइम की बात करूं, या 17 18 ईयर ओल्ड, 19 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड किड्स दैट आर राइटिंग टुडे, तो दी ओनली थिंग आई वुड, मेरी सबसे बड़ी एडवाइस किसी के लिए होती है, वो होती है रीड। आप जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, और
मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई पूछता है कि एक गजल लिखने के पहले आपको कितनी गजलें पढ़नी चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो होगा एटलीस्ट 10,000। एटलीस्ट अगर आपने 10,000 गजलें नहीं पढ़ी है तो आप एक गजल मत लिखो। आपकी पहली गजल 10,000 गजलें पढ़ने के बाद ही आना चाहिए। अगर आपकी रीडिंग में उतने प्रोग्रेस है कि आप एटलीस्ट 25 to 30 पोएट्स का काम कोट कर सकते हो आउट ऑफ योर हैट, कि भाई आप समझा सकते हो कि जैसे मीर तो चलिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बशीर बद्र हो गए, वसीम बरेलवी हो गए, राहत इंदौरी साहब हो गए, आप इनको पढ़ो, जो हमारे आप इनको समझो, कंटेम्प्रेरीज हैं। या थोड़ा सा और पीछे चले जाओ तो आप परवीन शाकिर को पढ़ो, अहमद फराज साहब को पढ़ो, निदा फाजली साहब को पढ़ो, तो धीरे धीरे आपको आइडिया आएगा। देन यू मूव ऑन टू द क्लासिकल लेवल। जब आप फिराक गोरखपुरी को पढ़ रहे हो, जब आप फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ रहे हो, जब आप इफ्तिखार आरिफ साहब को पढ़ रहे हो या अख्तर उस्मान को पढ़ रहे हो, फिर आप ऊपर जाओगे 4th लेवल, तब आएगा मौका गालिब उठाने का या मीर उठाने का, और वो भी उस लेवल यहाँ पे लोगों का प्रोसेस ही उल्टा है। लोग पहले दिन ही गालिब उठा लेते हैं, क्योंकि गालिब इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। गालिब अगर इतना आसान होता तो इतना बड़ा ना होता। तो मुझे आज भी लगता है, मैं एक कोई शेर लेके बैठता हूँ और मैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव से उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता हूँ कि गालिब ने ऐसा क्यों लिखा, या गालिब ऐसा क्यों कह रहा है, या गालिब किसको कह रहा है। जैसे एक सिंपल शेर अगर मैं गालिब का ले लूं कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, तो आप इसको कितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो। दिस इज, अगर आप लिटरली ट्रांसलेट करोगे तो ऑब्वियसली वो एक मीनिंग होने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आप इसके पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करोगे कि एक ये जो फ्रेज है कि तेरे तीर नीम कश को, आधा खींचा हुआ तीर, अब ये तीर कितनी चीजें सिग्निफाई कर सकता है। करेक्ट। कोई बात हो सकती है, कोई ताना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी का देखना, इशारा आधा खींचा हुआ तीर हो सकता है। अरे हाँ, तो एनीथिंग दैट इज इनकम्प्लीट कैन बी तीर नीम कश। तो अब वो खेल गया वो, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए जब कोई शख्स जिसने अभी और उससे पहले जस्ट इट्स आउट ऑफ द ब्लू, लेकिन पहले आप किसी भी जबान में अगर आप पोएट्री लिखना चाहते हैं, किसी भी जबान में, तो मेरा पहला मशवरा ये होगा कि आप उस जबान को सीखें, क्योंकि पोएट्री किसी भी जबान का ज़ेनिथ होती है, उसका पीक होता है। करेक्ट। तो राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यू कैन राइट प्रोज व्हाइल लर्निंग द लैंग्वेज, आप बहुत अच्छा प्रोज लिख सकते हैं, लेकिन पोएट्री के लिए आपको, बिकॉज प्रोज में स्टोरी इज योर वेपन, नॉट द वर्ड्स। पोएट्री में द वर्ड्स आर योर वेपन। तो अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे उसको। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जबान में अगर आप सीखना चाहते हैं तो, एंड डेफिनेटली यू कैन ऐड समथिंग। जैसे उर्दू में लोग कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गेट कीपिंग वाली जो कॉन्सेप्ट है कि आप उर्दू को रिजिड रखो, तो किसी भी जबान में को अगर आपको जिंदा रखना है तो आप उसमें एडिशंस करोगे, आप एग्जिस्टिंग चीजों को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हिस्टोरिकली फिक्स्ड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लफ्ज लूं, जैसे हिज्र है, अब हिज्र को मैं हिर्ज बोलूंगा तो वो, द प्रॉब्लम इज, अगर आप थ्रू आउट जनरेशन उसको एक्सेप्ट करवा लेते हो तो अलग बात, बट जैसे मैं फ्रेजेस बनाता हूँ या तरकीबें बनाता हूँ, जैसे मेरा ही एक शेर है जिसमें मैंने हिंदी का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी कि उसका मतलब कुछ ये है कि मानता हूँ आशिकों पर कैद खाना जब्त है, मानता हूँ आशिकों पर कैद खाना जब्त है, पर मोहब्बत के सफर में जावेदाना जब्त है। तुम तो भाई कुछ और, तुम्हारा तो काम ही मेरे को रीड करने के लिए। एक होता है ना कि देयर आर पीपल हु राइट, बहुत लोग हैं आसपास जो लिख रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ लोगों के काम से सीखने के लिए बहुत मिलता है। तो अब मेरे दिमाग में 2-3 वर्ड्स क्या चल रहा है, अच्छा ये वर्ड यहाँ पे क्यों, ये मिला कैसे, ये वर्ड जैसे जब्त है, मतलब कैसे। तो अब इसका जो एक शेर है इसी गजल का कि रक्स करते देख संगीते तबाही पर मुझे। रक्स मतलब डांस होता है ना, डांस। अब इसमें संगीत उर्दू का लफ्ज नहीं है, लेकिन मुझे इसको बिठाना था तो वो आ गया कि रक्स करते देख संगीते तबाही पर मुझे, जान ले मेरी ये हालत सूफियाना जब्त है।
तो ये एक चीज है जो एडिशन कर रहे हो आप। संगीत वर्ड हिंदी का था, आपने उसको वो उर्दू ला में रहे लिया है। या बहुत सारे जैसे अपने वो जो शायर अजहर इकबाल साहब, वो जिस तरीके से हिंदी को इनकॉर्पोरेट करते, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई शायर है जो हिंदी को इस तरीके से ले आता है। चिंतन मनन किसने सोचा था चिंतन मनन गजल में आएगा? तो कोई सोच अभी भी नहीं सोच सकता। हाँ, ऐसी चीजें वो ले आते हैं, जैसे क्षितिज वो उन्होंने गजल में इस्तेमाल किया है, क्षितिज वर्ड। तो ये आपका चीजें पॉइंट बहुत अच्छा है कि आप ये आप तब कर सकते हो जब आप उस लैंग्वेज के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो कि आप रेडी हो खेलने के लिए। तो वही है, आप अगर अनलेस एंड अनटिल आपके पास पूरी नॉलेज है उस लैंग्वेज की, आप उस लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाओगे, और एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे तो आप अपने और किसी और शायर के बीच का डिफरेंस कैसे पैदा करोगे? बिकॉज आपकी क्या एज है? अगर सभी लोग, जैसे लोग कहते हैं ना, मुझे अहमद फराज बहुत इंस्पायर करते हैं, मैं चाहता हूँ मैं उन्हीं की तरह लिखूं, तो आप उनकी तरह लिख तो सकते नहीं हो, और आपने अगर कोशिश भी की तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या एक कॉपी हो जाओगे अहमद फराज की, और कुछ नहीं। करेक्ट, ये बहुत बड़ी बात कॉपी रह जाओगे, बिकॉज आप उस दुनिया में अहमद फराज जो बन चुके हैं वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए बनना। आप अपने जमाने में कुछ और बन के दिखाओ, तो एटलीस्ट समडे यू कैन बी सेड। अब जैसे फैज का काम है या और भी बाकी राइटर्स का काम है, या इनकलाब के लिए अब उस टाइम पे इन लोगों ने, जो लोग आज महबूबा के लिए सोचते हैं वो इनकलाब के लिए लिखा जा चुका है। वो अभी भी मुझसे पहली सी मोहब्बत को लोग ऐसे अपने महबूब को सोच के लिख रहे होते हैं, तो वहां पे मुझे गुस्सा आता है कि इनकलाब के लिए लिखी गई है वो पर्सपेक्टिव अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें लगेगा गूज़बम्स आने लग जाते हैं एक एक लाइन पे। लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। फॉर मी पोएट्री किसी भी पोयम का ना, वो अगर पोएट की पर्सपेक्टिव से रिस्ट्रिक्ट की जाएगी ना, तो पोयम जिंदा नहीं रहेगी। एनी पोयम, ये मैंने अख्तर उस्मान साहब से सीखी है बात, कि हर पोयम या हर शेर वो तभी ही बड़ा शेर या इमॉर्टल शेर बनता है जब उसमें यूनिवर्सैलिटी होती है। यूनिवर्सैलिटी अगर नहीं होगी उसमें, जैसे जॉन के हमने शेर की बात की, तो वो शेर कल्चर्स, एज ग्रुप्स, लैंग्वेजेस सबको क्रॉस कर जाता है, यूनिवर्सल है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि चाहे आप दुनिया में अमेज़न फॉरेस्ट में ही चले जाओ, तो लोग अपने मरे हुए लोगों को या खुदा भगवान को याद करने के लिए आसमान की तरफ ही देखते हैं। बिल्कुल, तो वो शेर यूनिवर्सल है। या गालिब का कोई शेर हो जाता है या मीर का कोई शेर हो जाता है, तो वो यूनिवर्सल शेर होते हैं, या तो इसीलिए वो बड़े शेर हैं। तो जैसे फैज की आपने की बात की, मुझसे पहली सी मोहब्बत, अगर कोई इंसान जिसको आइडिया ही नहीं है रेवोल्यूशन का, अगर वो मुझसे पहली सी मोहब्बत को अपने महबूब के लिए भी कंसिडर कर रहा है, दो हम उसको गलत कह रहे हैं, लेकिन वो उस नज्म को जिंदा रखने के काम आ रहा है। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। वैसे ये एक अलग पर्सपेक्टिव है जो आपने दिया कि वो लोगों तक, चाहे आप कुछ भी उसमें से निकाल पा रहे हो, लेकिन कुछ निकाल पा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, वो नज्म, वरना अब लोग जैसे हैं कोई जैसे और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो ये कितना कॉमनली यूज किया जाता है कि इट्स प्रोवर्ब। जैसे जावेद अख्तर साहब कहते हैं ना, कोई शेर तब बड़ा हो जाता है या इमॉर्टल हो जाता है जब वो शेर कहावत बन जाए, जैसे ये बन चुका है। और इससे बड़ा अगर कोई शेर है तो इकबाल का है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये तो मूवीज में भी कितना यूज हो चुका है, तेरी रजा क्या है, ये कहावत हो गई है, जबकि ये गजल का शेर है इकबाल की। तो वो बाकी गजल किसी को याद नहीं है, ये शेर बिल्कुल याद है, शेर नहीं भूले लोग। तो वही मुझे एक चीज लगती है कि जो एक शेर की यूनिवर्सैलिटी होती है ना, वो जब तक नहीं आएगी, या अगर आप किसी गजल से अपना कुछ लेके नहीं जा रहे या नहीं समझ रहे, जैसे मैं आपने बोला वो बगदाद वाला शेर है, वो आपको बहुत अच्छा लगा, लोगों को समझ भी आया, सब है, लेकिन उसमें यूनिवर्सैलिटी नहीं है। वो गजल में फिट हो रहा है, मुझे पता है वो बात। क्यों? क्योंकि जब तक आपको बगदाद नहीं पता, आपको शेर नहीं समझ आएगा। तब तक आपको शेर समझ नहीं आएगा। लेकिन बाकी उसमें अगर कोई शेर है जो यूनिवर्सल होगा, तो वो लोगों को ज्यादा पकड़ में आएगा।
जैसे वो महरम वाला शेर मैंने आपको सुना है, वो ज्यादा यूनिवर्सल है कंपैरेटिवली, क्योंकि लोग पीपल फील अलोन, पीपल फील करेक्ट लॉस्ट, करेक्ट। और फिर उनको रियलाइज होता है कि हाँ यार, जब हम अकेले होते हैं या खोए हुए होते हैं तो जो साथ कोई आता है भी हम मुस्कुरा दे तो मेहरम। हाँ, हाँ कि भाई वो एक तरीके से ये कहावत ही हो गई कि डूबते को तिनके का सहारा, वो सारा। हाँ concept हो गया, आपने उसको एक डिफरेंट मेटाफर में पुट कर दिया। तो वही करेक्ट। बात है कि यूनिवर्सैलिटी वाली चीज है, तो वो अगर एग्जिस्ट करती है तो मैं यही कहूंगा, जितने मतलब कि अगर जितने राइटर्स लिखना चाह रहे हैं, फर्स्ट तो आप लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख जाइए, कि मेरे को जिस जबान में लिखना है मुझे वो जबान मुझे आनी चाहिए, एटलीस्ट नॉट इन स्पीकिंग बट इन राइटिंग। अब जैसे मेरे साथ ही है, मैं बहुत सारे लैंग्वेजेस स्लैंग यूज करता हूँ जब मैं बात करता हूँ किसी से, लेकिन वो स्लैंग मेरी गजलों में नहीं आता, वो स्लैंग मेरी सिर्फ करेक्ट। कॉन्वर्जेशन तक रहता है। तो आप बेशक इफ यू कांट स्पीक इन उर्दू ऑन अ डेली बेसिस इट्स फाइन, बट आप जब लिख रहे हो तो एटलीस्ट 70 to 80% क्लोज टू दी ओरिजिनल लैंग्वेज से शुरुआत कीजिए। एंड अगर आप दूसरी करेक्ट। किसी जबान के वर्ड्स यूज करो दैट्स कंप्लीटली फाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि उर्दू में उर्दू के ही लफ्ज आएंगे, उर्दू में आप पंजाबी लफ्ज डालिए, मोहसिन डालते थे, उर्दू में आप गुजराती वर्ड्स डालिए, आप मराठी वर्ड्स डालिए, आप बुंदेलखंडी डालिए, आप हिमाचली डालिए, इट्स फाइन, एडिशंस हेल्प ग्रो द लैंग्वेज, चेंजेस आर अ प्रॉब्लम, एग्जिस्टिंग वर्ड्स को ना बदलें आप। अगर कोई चीज है जैसे विशाल है तो वो विशाल ही रहेगा, वो विसान कर दोगे तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा, एग्जिस्टिंग वर्ड्स को चेंज करने से कुछ नहीं होगा। वो एक मुझे और उसके लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, और प्रूफ कैसे करोगे? आप एक 22 साल के लड़के हो, आप एक 62 ईयर ओल्ड उर्दू अकेडमिक जिसने गालिब पे पीएचडी करी है, उसको आप समझा पाओगे कि आपने क्यों चेंज किया है? या आप उसको गेट कीपिंग का लेक्चर नहीं। दोगे? आप गेट कीपिंग का लेक्चर भी नहीं दे, तो सकते हैं, मैं बहुतों को जानता हूँ जो दे भी देंगे लेक्चर उनको, क्योंकि वही है, हमने हमने एक सोसाइटी ऐसी क्रिएट किया ना, वेयर नॉलेज इज नाउ बिकम डिस्पाइस्ड। किसी के पास नॉलेज है तो वो राइट। उनको फ्लॉ लगता है कि यार ज्यादा उड़ रहा है, और या फिर ये कॉन्डेसेंडिंग कर रहा है, या ऐसी कोई चीज, इट लुक्स एज अ फ्लॉ टू बिल्कुल अदर बिल्कुल। पीपल। और ये आपने बहुत सही बात बोली कि मतलब ये सोच के देखो कि जो तुमने लिखा है या वो किस तरीके से लैंग्वेज को रिच कर रहा है या क्या कर रहा है। आजकल जैसे अभी स्पोकन वर्ड में जो कि मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि हिंदुस्तानी यूज़ कर लेते हैं, कि उर्दू भी है या दोनों ही लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उसमें मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि दोनों के चक्कर में वो मतलब कहीं पे भी चला जाता है, मतलब कि द मीनिंग ऑफ द पीस गोज़ फॉर अ टॉस। या आई वाज सेइंग कि द मीनिंग गोज़ फॉर अ टॉस। तो हम लोगों को यही कहेंगे कि बहुत सारा पढ़ें, बहुत सारा सीखें, समझें, और सादिक से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सादिक अपना बहुत सारा काम आप बाहर लेकर आएँ, जैसे भी आपको मौका मिलता है, या मैं किसी चीज़ में हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएँ। सेकेंडली आप अपने वर्कशॉप्स लेना शुरू करो। मैं तो डेफिनेटली सादिक की एक वर्कशॉप अटेंड करूँगी। मुझे पता है कि ये प्रोसेस आप 1 घंटे में या 2 घंटे में नहीं सिखा सकते, लेकिन डेफिनेटली एक कोर्स टाइप का हम कुछ इस पे काम कर सकते हैं कि हम सब सीख पाएँ। अब मुझे नहीं पता इसका आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा इस पर। कोर्स कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज एन एकेडमिक, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप ऐसे इंसान से पूछो जिसके पास क्रेडेंशियल्स हो। एक होता है आपके पास एक्चुअल क्रेडेंशियल्स होते हैं, और एक होता है आपको पता है, जैसे मैं आई एम समवन हु नोज, आई एम नॉट समवन हु हैज क्रेडेंशियल्स। मैं ना उर्दू में मेरा दैट्स व्हाई आई एम मास्टर्स सेइंग है, ना, ना पीएचडी है, ना आप कुछ। कोई वर्कशॉप लो, क्योंकि किसी ऐसे इंसान से सीखना जिसकी भाषा समझ में आती है, क्योंकि आप खुद लिखते हो या परफॉर्म करते हो, जो वो समझ में आता है, तो उसके बाद आप एक इंस्टीट्यूशन की तरफ गाइड कर सकते हो कि जैसे गालिब इज एन इंस्टीट्यूशन, मीर इज एन इंस्टीट्यूशन, बट यू कैन बी समवन हु कैन कनेक्ट बोथ ऑफ दीज थिंग्स। राइट राइट। मतलब थोड़े एक्टिव हो जाओ, कहने का मतलब बस यही है। बहुत वही बहुत मुश्किल है मेरे बहुत। लिए। करते हैं कुछ। अब एक बार ये बिल्कुल चलो पैंडेमिक तो थोड़ा खत्म हुआ है, तो शायद इवेंट शुरू हो वापस, तो फिर कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हम अब आप लोग जाइए, सादिक की प्रोफाइल है, रूह है सादिक, ये बहुत सारा काम वहीं पर डाल देते हैं, कोई भी शेर लिख, और मेरे को ऐसा लगता है मैं शेर देखती हूँ, मेरे को यार इसके पीछे तो ये इमेजरी मैं डाल सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, तो मेरा कभी कभी मन भी करता है कि लिख दो सादिक को कि सादिक मैं दे रही हूँ एक वीडियो अभी शूट करके आसमान और ये वाली, इसके ऊपर लिख दो ये शेर।
मुझे, मैं बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा पसंद तब आता है जब एक ब्लैक स्क्रीन पे मेरा व्हाइट टेक्स्ट आता है कि बस हाँ, आप सिंपलिसिटी। इमेजिन करो, आपको जो इमेजिन करना है, क्योंकि मैं इमेज डाल देता हूँ ना, तो नाउ यू आर फोर्स्ड तो रेस्ट्रिक्ट, हाँ। कि अच्छा इसने उड़ते हुए परिंदों के ऊपर डाला ये शेर, तो इज इट हम्म। समथिंग टू डू विद दैट, जबकि वो उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। तो मुझे लगता है अगर मैं ब्लैक करेक्ट, स्क्रीन करेक्ट। पे डालूंगा ना, एटलीस्ट इंसान खुद इमेजिन तो करने लग जाएगा कि क्या है, क्या बिल्कुल। थॉट है, क्या इमेज है इसका, वो वाली चीज। आपके लिए मतलब राइटिंग और उसकी डेप्थ जो मैटर करती है ना, ये सारी चीजें तो खैर वही है कि आप खाना बनाने जा रहे हो तो ऊपर से नमक मिर्ची डाल दिया, बट द मेन थिंग which matters to you is the depth in writing। और एग्जैक्टली। आपसे बात करके ऐसा लगता है कि कितना कुछ सीखना है, अभी कितना कुछ पढ़ना है। इतने सारे लोगों के आपने नाम लिए, उनका काम पढ़ा है, मतलब 16-17 साल की उम्र से आप वो पढ़ रहे हो, तो आपसे बात करके लगता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। आई होप सो। और मैं सभी से, अरे होप सो नहीं यार सादे, आप थैंक यू भी बोल सकते हो। एक तो प्रॉब्लम ये है शायरों के, उनको कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं, उनको कॉम्प्लीमेंट के मुझे बिना भी मजा मुझे नहीं आता। मुझे कतई नहीं आता। मुझे आप सिर्फ, माई द ओनली वे आई कैन टेक अ कॉम्प्लीमेंट इज बाय बीइंग इस साइलेंट, sarcasm। इज जस्ट क्वाइटली, या थैंक, ऐसे, दैट्स इट। आई डोंट हैव एन आइडिया आप कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया ठीक जाता है सादिक, हम आपको सिखाएंगे। तो आप लोग बहुत ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स भेजिए सादिक को, और मिलते हैं सादिक। बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए, अपना ख्याल रखिए। है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।